वेलकम टू शॉर्ट फ्लिक्स। आज हम देखेंगे 2001 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा मिस्ट्री फिल्म द ग्लास हाउस। स्पॉयलर्स अहेड। मूवी की शुरुआत में मूवी की अहम किरदार रूबी अपने दोस्तों के साथ थिएटर में एक हॉरर मूवी देख रही होती है। पता चलता है कि रूबी घर वालों को बिना बताए मूवी देखने आई है। रूबी की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है। अगले दिन रूबी के माता पिता अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मनाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। उन्हें लगता है कि रूबी घर में है, लेकिन रूबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई होती है। जब वो वापस घर लौटती है तो देखती है कि घर के सामने पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए ही पुलिस को बुलाया है। लेकिन जब वो घर में जाती है तो पता चलता है कि रेस्टोरेंट से लौटते वक्त एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। ये सुनते ही शॉक की वजह से रूबी वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल होता है। उसमें रूबी का छोटा भाई रेड स्पीच देने जाता है, लेकिन अपने माता पिता को खोने के दर्द की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी रूबी की फैमिली के करीबी दोस्त डॉक्टर एरिन ग्लास और टेरी ग्लास वहां जाकर उसे संभालते हैं। इसके बाद टेरी दिल को छू जाए ऐसी स्पीच देता है। फ्यूनरल के बाद रूबी को उसके अंकल मिलते हैं। वो उसे 10 साल बाद आज मिल रहे हैं। अंकल रूबी से कहते हैं कि कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो वे उसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन चूंकि पिछले 10 सालों में अंकल उसकी फैमिली से एक बार भी मिलने नहीं आए, वो उनकी मदद लेने से इनकार करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रूबी मेहमानों से अलग जाकर बैठती है। तभी उसके पिता का वकील वहां आता है। वो रूबी को बताता है कि उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वकील कहता है कि उसके पेरेंट्स ने रूबी और रेड के भविष्य के लिए काफी पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। इसके साथ ही ग्लास फैमिली उन दोनों की देखभाल करेगी। तभी एरिन और टेरी वहां आते हैं। रूबी एरिन को गले लगाकर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद रूबी और रेड ग्लास फैमिली के घर शिफ्ट होते हैं। घर के अंदर जाते ही वे देखते हैं कि घर काफी बड़ा है और ज्यादातर कांच का बना हुआ है। इसके बाद टेरी रूबी और रेड को पूरे घर की सैर कराता है। टेरी उन्हें उन दोनों का कमरा भी दिखाता है और कुछ वक्त के लिए उन्हें वो कमरा शेयर करने के लिए कहता है। दोनों को वो कमरा पसंद आता है। रात में डिनर के वक्त रेड को खाना कुछ खास पसंद नहीं आता है, इसलिए एरिन उन दोनों के लिए पिज्जा मंगाती है। बाद में सोने से पहले रूबी अपने कपड़े बदलने कमरे में जाती है, लेकिन रेड अभी भी जगा हुआ होता है। इस वजह से वो बाहर हॉल में जाती है। जब वो कपड़े बदल रही होती है तब उसे एक परछाई उस पर नजर रखे हुए दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे देखने के लिए पलटती है, उसे वहां से किसी के जाने का आभास होता है। अगले दिन एरिन रूबी को उसके नए स्कूल छोड़ने जाती है। एरिन ने उसे प्राइवेट स्कूल से निकालकर पब्लिक स्कूल में एडमिट करवाया है। स्कूल से घर लौटने के बाद रूबी और रेड को उनके कमरे में कुछ गिफ्ट्स दिखाई देते हैं, जिनमें रेड के लिए वीडियो गेम और रूबी के लिए कई सारे नए कपड़े भी शामिल होते हैं। कुछ वक्त बाद रूबी अपनी पुरानी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। रूबी उसे बताती है कि स्कूल के बच्चे काफी डिसिप्लिन्ड हैं और उन्हें आजादी क्या होती है ये पता ही नहीं है। उसकी बातें चल ही रही होती है कि तभी एरिन रूबी को किचन में बुलाती है। एरिन रूबी से कहती है कि उसे भी डिसिप्लिन होना चाहिए। रूबी समझ जाती है कि एरिन उसकी बातें सुन रही थी। रात को रूबी को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो स्विमिंग करने जाती है। वो पूल में तैर रही होती है कि तभी उसकी नजर उसी को देख रहे टेरी पर जाती है। टेरी कहता है कि वो आवाज की वजह से जाग गया था। उसे लगा घर में चोर घुस आए हैं। इसके बाद वो रूबी को तौलिया लपेटने के लिए देता है। रूबी को लगता है कि टेरी की नजरें उसे ही घूर रही है। कांच के घर में आवाज ज्यादा गूंजती है कहकर टेरी उसे रात में स्विमिंग करने से मना करता है। ड्राइविंग स्कूल में रूबी को ड्रंक एंड ड्राइव का वीडियो दिखाया जाता है। वीडियो देखकर रूबी को अपने पेरेंट्स की याद आती है और वो दुखी हो जाती है। डिनर करते वक्त भी वो काफी उदास होती है। एरिन उसे स्कूल के बारे में पूछती है, लेकिन रूबी उसकी बात को अनदेखा करके बाथरूम चली जाती है। रूबी बाथरूम में कुछ पेन किलर्स ढूंढ रही होती है। तभी वो एरिन को अपने पीछे पाती है। रूबी उससे झूठ कहती है कि वो उसके पीरियड्स के दर्द के लिए ये गोलियां ले रही है। एरिन उसे अपने बाथरूम ले जाती है। रूबी देखती है कि एरिन ने काफी दवाइयां जमा कर रखी है। एरिन उसे कुछ गोलियां देती है, जिससे रूबी को काफी हल्का महसूस होता है। उस रात अचानक रूबी की आंख खुलती है। जब वो अपने कमरे से बाहर जाती है तो उसे एरिन और टेरी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। टेरी जैसे ही रूबी को देखता है वो खिड़की को पर्दे से ढक लेता है। अगले दिन स्कूल से आने के बाद रूबी होमवर्क कर रही होती है। तभी टेरी उसके कमरे में आता है। वो उसे किसी फंक्शन में चलने के लिए कहता है। पहले तो रूबी चलने से मना करती है, पर टेरी के जोर देने पर वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। टेरी उसे फंक्शन के बजाय एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ खाना खाते वक्त वो उसे उसकी और रूबी के पेरेंट्स की पहली मुलाकात के बारे में बताता है। इसी बीच रूबी उसे पिछली रात के झगड़े के बारे में पूछती है। रूबी को लग रहा था कि उनके झगड़े की वजह वो और उसका भाई है, लेकिन टेरी उसे कहता है कि वो बस पति पत्नी के बीच होने वाला एक छोटा सा झगड़ा था। रेस्टोरेंट से घर लौटते वक्त टेरी एकाएक कार को काफी तेजी से चलाने लगता है। उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। टेरी कार रोकता है और रूबी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी के थोड़ा दूर हटते ही वो रूबी की सीट बेल्ट लगाता है और जताता है कि उसके कोई गलत इरादे नहीं थे। घर जाने के बाद रूबी अपनी किताबें लेने लिविंग रूम में जाती है। वहां उसकी नजर सोफे पर पड़ी एरिन पर पड़ती है।
एरिन ने खुद को कोई इंजेक्शन दिया होता है। ये सब रूबी को बहुत अजीब लगता है। अगले दिन स्कूल के बाद वो अपने वकील से मिलने जाती है। वो वकील को सारी बातें बताती है। वकील उसे कहता है कि अगर वे ग्लास फैमिली से उसकी कस्टडी वापस लेते हैं तो उन दोनों को सरकार पब्लिक चाइल्ड वेलफेयर को सौंप देगी। रूबी वकील के पास एक उम्मीद से आई थी, लेकिन वकील की बातें सुनकर वो थोड़ा निराश होती है। जाने से पहले वो वकील से पूछती है कि उसके पेरेंट्स उन दोनों के लिए कितने पैसे छोड़ गए हैं। वकील उसे $4 मिलियन बताता है। रूबी के जाने के बाद वकील किसी को कॉल करता है। उस रात डिनर के बाद एरिन और टेरी रूबी को बात करने के लिए रोकते हैं। एरिन उसे बताती है कि कल रात उसने डायबिटीज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था। इसके साथ ही वो कल टेरी के अजीब बर्ताव के लिए भी माफी मांगती है। वो रूबी को उन पर भरोसा करने के लिए कहती है। रूबी भी उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया था। अगले दिन ड्राइविंग स्कूल से रूबी को पिकअप करने के लिए कोई नहीं आता है। रूबी पैदल ही टेरी के ऑफिस जाती है। टेरी अपने केबिन में किसी के साथ बिजी होता है। उनकी बातें सुनने के लिए रूबी दरवाजे के पास जाती है। हालांकि तभी टेरी की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है और दरवाजा लगा देता है। कुछ पलों बाद केबिन के अंदर बैठे लोग टेरी को मारने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वे लोग लोन शार्क्स हैं और टेरी ने उनसे लोन लिया है, लेकिन वो वक्त पर चुका नहीं पा रहा है। रूबी ये सब देखकर डर जाती है। वो वहाँ से भागकर नीचे वर्कशॉप में जाती है। उसे वहाँ एक जानी पहचानी कार दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो उसके पेरेंट्स की कार है। वो वहाँ काम कर रहे एक आदमी से इसके बारे में पूछती है, पर उसे भी उस कार के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती है। तभी टेरी उसे बुलाता है। घर जाते वक्त टेरी उसे ऑफिस में घटी घटना के बारे में बताता है। रूबी कहती है कि वो ऐसे एकदम से ऑफिस नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनकी मेड उसे लेने ड्राइविंग स्कूल नहीं आई थी, इसलिए उसे ऑफिस आना पड़ा। टेरी उसे बताता है कि उन्होंने मेड को काम से निकाल दिया है। रूबी के इसकी वजह पूछने पर वो कहता है कि मेड रूबी को उन्हें बिना बताए घुमाने ले गई थी, इसी वजह से उसे निकाल दिया गया है। डिनर के बाद टेरी घर के टेलीफोन को पासवर्ड से लॉक करता है। रूबी वो पासवर्ड लिख लेती है। रात में जब रूबी अपने कमरे में होमवर्क पूरा कर रही होती है तब टेरी उसके कमरे में आता है। वो रूबी को ऐसे लिखते हुए देखता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रूबी इंटरनेट पर अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ने लगती है। एक अजीब बात उसके सामने आती है। वहां लिखा होता है कि जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वे BMW कार में थे, जबकि उनके पास BMW कार तो थी ही नहीं। रूबी तभी के तभी वकील को मेल करके पूछती है कि उस दिन वो किसकी कार चला रहे थे। इसके बाद वो वही सो जाती है। कुछ वक्त बाद टेरी फिर से उसके कमरे में आता है। उसकी नजर रूबी के अधूरे ऐसे पर पड़ती है। अगले दिन सुबह जब रूबी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि किसी ने उसका ऐसे पूरा कर दिया है। वो समझ जाती है कि ये काम टेरी का है। वो टेरी को इसके लिए शुक्रिया कहती है। जब वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होती है तब उसकी टीचर उसे अपने केबिन में बुलाने आती है। वहाँ एक लेडी इंस्पेक्टर उसका इंतजार कर रही होती है। इंस्पेक्टर उसे बताती है कि रूबी के वकील ने उसे बताया है कि वो ग्लास फैमिली के साथ खुश नहीं है। रूबी कहती है कि वो असमंजस में है। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे उनके साथ रहना चाहिए या नहीं। इंस्पेक्टर कहती है कि वो आज इंस्पेक्शन के लिए उसके घर आएगी। इसके बारे में वो टेरी और एरिन से कुछ ना कहने के लिए कहती है। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर उनके घर आती है, लेकिन ग्लासेस पहले ही सारी तैयारी कर चुके होते हैं। वे रूबी और रेड के लिए सेपरेट बेडरूम का इंतजाम कर चुके होते हैं। उन्होंने रेड का वीडियो गेम कहीं छुपा दिया होता है। इसके साथ ही जब इंस्पेक्टर दवाइयों का कबर्ड चेक करती है तब उसमें पहले के मुकाबले काफी कम दवाइयां होती है। जब इंस्पेक्टर रेड से उसने दिन भर में क्या किया ये पूछती है तब वो झूठ बोलता है कि उसने दिन भर पढ़ाई की। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रूबी उसे झूठ बोलने के लिए डांटती है। जवाब में रेड कहता है कि ये सब उसने उसी से सीखा है। गुस्से में रूबी रेड ने पकड़ा हुआ बॉक्स डस्टबिन में फेंकने जाती है, लेकिन जैसे ही वो डस्टबिन खोलती है उसे उसमें कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं। एक लेटर उसके पुराने प्राइवेट स्कूल की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि चूंकि वो रूबी और रेड को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वे उन दोनों की स्कूल फी वापस कर रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ उसके अंकल का पोस्ट कार्ड भी होता है, जिसमें उन्होंने उन दोनों का हालचाल पूछा था। रूबी अंकल के फोन नंबर वाले हिस्से को फाड़कर अपने पास रखती है। उस रात रूबी इस सब के बारे में वकील को मेल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह उसका इंटरनेट अकाउंट बंद हो गया होता है। कुछ वक्त बाद टेरी के कमरे में फोन बजता है। वो फोन लोन शार्क्स का होता है। रूबी उनकी बातें सुनने के लिए दूसरे फोन को उठाती है, तभी उसके हिलने की वजह से आवाज होती है। टेरी को शक हो जाता है कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। वो फोन की तरफ बढ़ता है, लेकिन रूबी आखिरी सेकंड में छुप जाती है। टेरी लोन शार्क से बात करते हुए कहता है कि उसे एक नया पिगी बैंक मिला है। उसके जाने के बाद रूबी उस शार्क को कॉल करती है और उसका नंबर सेव करती है। अगले दिन स्कूल में इन ख्यालों से रूबी का सर फटा जा रहा होता है। वो स्कूल के फोन से वकील को कॉल करती है। वकील उसे बताता है कि उस दिन उसके पेरेंट्स जिस BMW से जा रहे थे वो टेरी की कंपनी के नाम रजिस्टर है।
तभी रूबी की टीचर वहां आती है और उसे वाइस प्रिंसिपल के केबिन में जाने के लिए कहती है। वाइस प्रिंसिपल को पता चल चुका होता है कि उस दिन रूबी ने जो ऐसे लिखा था वो किसी बुक से कॉपी किया हुआ था। इसके साथ ही वो रूबी से कहती है कि उन्हें ग्लासेस ने बताया है कि उसने इससे पहले के स्कूल में भी ऐसी हरकत की थी। वाइस प्रिंसिपल ये भी कहती है कि वो उसे स्कूल से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। शाम को टेरी और एरिन स्कूल में हुई घटना के बारे में बात करने उसके कमरे में आते हैं। रूबी इस सब के लिए टेरी को जिम्मेदार बताती है, लेकिन टेरी जवाब में उसे खुद की चीजों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए ये कहता है। अगले दिन सुबह के 4 बजे होते हैं। रूबी अपने बिस्तर से उठती है और लिविंग रूम में जाती है। वहां उसे वाशिंगटन में स्थित एक नए स्कूल का एडमिशन कार्ड दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि टेरी ने उसे यहाँ से दूर भेजने के लिए ही उसे स्कूल से निकलवाया है। वो अपने अंकल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती है। रूबी कार की चाबियां चुराती है, फिर घर का अलार्म बंद करती है जिसका पासवर्ड उसने कुछ दिनों पहले ही पता किया था। इसके बाद वो रेड को नींद से जगाती है और कार लेकर घर से भाग जाती है, लेकिन कार की आवाज सुनकर टेरी जाग जाता है। रूबी और रेड घर से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकती है। पुलिस रूबी से उसके ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करता है, जो यकीनन रूबी के पास नहीं था। तभी टेरी और एरिन भी वहां आते हैं। वे रूबी और रेड को वापस ले जाने के लिए कार में बिठाते हैं। कार के अंदर रूबी टेरी पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही उसके पेरेंट्स का खून किया है। टेरी इस बात से मना करता है, लेकिन वो अंदर से हिल जाता है। घर पहुंचते ही रूबी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी उसे पकड़ लेता है और घर के अंदर लाता है। टेरी उसे कहता है कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ट्रस्ट से पैसे निकालने के लिए रेड का होना काफी है। इसके बाद एरिन उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश करती है। अगले सीन में रूबी के पुराने दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि 1 महीना बीत गया है और रूबी ने उन्हें कॉल नहीं किया। इसके बाद टेरी को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। वो कॉल लोन शार्क्स का होता है। टेरी उन्हें पैसे लौटाने के लिए थोड़ा वक्त मांग रहा होता है, लेकिन वे लोग नहीं मानते। टेरी परेशान होकर ट्रस्टी के पास जाकर पैसों की मांग करता है। वो उन्हें बताता है कि रूबी और रेड के रहने के लिए वे लोग एक घर बना रहे हैं, लेकिन ट्रस्टी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि रूबी ने उन्हें पहले ही वो लेटर फैक्स किया था जिसमें लिखा था कि स्कूल रूबी और रेड की स्कूल फी लौटा रहे हैं, और ये बात ग्लासेस ने ट्रस्ट से छुपा कर रखी थी। ट्रस्टी उसे पैसे देने से इनकार करता है। इसी बीच अस्पताल में एरिन कुछ दवाइयां चुराकर अपने पास रखती है। तभी एक नर्स वहां आती है और एरिन को मेडिकल डायरेक्टर के पास जाने के लिए कहती है। आगे हमें पता चलता है एरिन ने उन दवाइयों की मदद से रूबी को बेहोश कर रखा है। इसके साथ ही उसे भी नशे की लत थी और वो खुद के लिए भी उन दवाइयों का इस्तेमाल करती थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि दवाइयों की चोरी करने की वजह से एरिन का लाइसेंस रद्द किया गया है। अपने प्रॉब्लम्स को लेकर एरिन और टेरी के बीच बहस छिड़ जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि टेरी ने ही रूबी के पेरेंट्स का खून किया है और उसके बाद से ही एरिन नशे करने लगी थी। चूंकि अब एरिन अस्पताल से और दवाइयां नहीं ला सकती थी, टेरी कुछ इंतजाम करने के लिए बाहर जाता है। एरिन के पास अभी भी एक सिरिंज होती है जो उसने छुपा कर रखी थी। वो ड्रग्स लेती है और कुछ पुरानी वीडियोस प्ले करती है। वीडियो में वो छोटी रूबी के साथ बीच पर खेल रही होती है। एरिन को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो नशे की हालत में रूबी के कमरे में जाती है। अगली सुबह जब रूबी को होश आता है तो उसे बगल में एरिन की डेड बॉडी दिखाई देती है। एरिन की ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब टेरी घर आता है तो उसे एरिन की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसे रूबी की फोन पर किसी के साथ बात करने की आवाज भी सुनाई देती है। रूबी किसी को अपना पता बता रही होती है। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही रूबी वहां से जा चुकी होती है। रूबी रेड के साथ घर में ही कहीं छुप जाती है। रेड बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी उसे पकड़ लेता है। तभी रूबी टेरी पर वार करके उसे जमीन पर गिराती है। इसके बाद दोनों घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेरी उन दोनों को पकड़ लेता है और बेसमेंट में कैद करता है। रेड को बेसमेंट में एक खिड़की दिखाई देती है। वे दोनों उस खिड़की पर लगी जाली को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी बीच टेरी अपनी जागुआर की थोड़ी मरम्मत करता नजर आता है। इसके बाद वो जागुआर को बाहर पार्क करके खुद सो जाता है। रेड उस खिड़की से बाहर आता है। मौके का फायदा उठाकर रेड जागुआर की चाबियां चुराता है। तभी टेरी की आंखें खुलती है। ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर सोने का नाटक किया हो। रेड रूबी को भी बेसमेंट से बाहर निकालता है। रूबी को ये सब काफी संदेहजनक लगता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे से रूबी का फैमिली वकील अंदर आता है। वकील उसे बताता है कि उसका गार्डियन अकाउंट बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही उस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। पता चलता है कि वो वकील ही था जो रूबी की हर हरकत की खबर टेरी और एरिन को देता था। थोड़ी ही देर में लोन शार्क्स टेरी से पैसे निकालने वहां आते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें एरिन ने फोन करके यहाँ का पता दिया है। दरअसल वो फोन रूबी ने किया होता है। टेरी शार्क से झूठ कहता है कि वकील ने उसके पैसे हड़प लिए हैं। वकील घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोन शार्क्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके पेट में छुरा घोंपते हैं। वे टेरी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। टेरी उन्हें जागुआर की जगह वॉल्वो में चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे वॉल्वो के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वॉल्वो के टायर पंक्चर है। टेरी के बार बार मना करने के बाद भी लोन शार्क्स उसे जागुआर में ले जाते हैं।
पता चलता है कि वो रूबी ही थी जिसने वॉल्वो के टायर पंक्चर किए थे। कुछ दूर जाने के बाद जागुआर कंट्रोल से बाहर होने लगती है और दोनों कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में रूबी और रेड को रास्ते से जाते हुए दिखाया जाता है। एक पुलिस की कार उनके पास आकर रुकती है। पुलिस वाला उन्हें अपनी कार में बिठाता है। रास्ते में पुलिस वाला तहस नहस हुई शार्क्स के कार की छानबीन करने रुकता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क से दूर पड़ी जैगुआर भी दिखाई देती है। पुलिस वाला उसे देखने उसके नजदीक जाता है, लेकिन तभी टेरी पुलिस वाले को मारकर बेहोश करता है और उसकी गन चुराकर कार की तरफ बढ़ता है। ये देखते ही रूबी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसे अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आता है। वो कार का एक्सेलरेटर दबाती है और टेरी को जोर से टक्कर मारती है, जिसमें उसकी मौत होती है। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले आकर उन दोनों को ले जाते हैं। मूवी के एंड में दोनों को उनके पेरेंट्स की कब्र के पास दिखाया जाता है। उनके अंकल भी वहां होते हैं। अंकल उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी देने का वादा करते हैं और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।